कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों की आज के क्रम में हम सभी को क्लास नंबर 24 देखने को मिल रही है। चलेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको जो कि दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगे आपको, जो आपको लगे कि मुझे कन्फ्यूज़न हो सकता है, नहीं आ रहा है, लर्न करने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ बच्चों आप उसे नोट डाउन करें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। क्लासेज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, धैर्य के साथ अटेम्प्ट करें। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप उसको पूछें। तो विदाउट एनी डिले चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको मिल रहा है, यू कुड बी एबल टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स इजली। आपको अंडरलाइन वर्ड्स कुछ दिए जा रहे हैं, उसको चेंज करना है। पहला ऑप्शन है कैन बी एबल टू, सेकेंड है शुड बी एबल टू, थर्ड है शुड एबल टू और लास्ट है नो इम्प्रूवमेंट। बताएंगे कौन सा करेक्ट करेंगे आप। कुड बी एबल टू को चेंज करना होगा या नहीं, पहले आप यही डिसीजन लें। देखिएगा, बस सामान्य सी प्रक्रिया है इस क्वेश्चन में जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख पा रहे हैं, इस दिए गए स्टेटमेंट में यू कुड बी एबल टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम्स, यहाँ पे बात कही जा रही है कि इन समस्याओं पर आपको काम करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा शुड बी एबल टू, ना कि आप यहाँ पर कुड बी एबल टू करेंगे। ठीक है, कुड बी यहाँ पर आपका पास्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पर सामान्य से सजेशन को कह रहा है कि यहाँ इस जो है समस्या से निकलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा आसानी से। ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स इजली। तो आपने बी आंसर को करेक्ट लिया, बिल्कुल सही बच्चों। यहाँ पर ये मात्र एक एडवाइस के सेंस में यूज़ होगा, शुड एबल टू नहीं करेंगे क्योंकि एबल के पहले कुछ ना कुछ वर्ब आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है। और आपने कुड बी भी नहीं करेक्ट करेंगे, शुड बी मतलब होना चाहिए, काम करना चाहिए, ओके, योग्य होना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन ही आप सभी का इतना ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, देखेंगे। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दिस सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इनटू एक्टिव वॉइस, यू विल हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। बताइए, हिज बिहेवियर वैक्सेस मी समटाइम्स। बताइए, यहाँ पर आपको वैक्सेस चेंज करना, वैक्सेस को ध्यान में रखिएगा, कौन सा टेंस है बस आपने चेंज कर देना है। हिज बिहेवियर समटाइम्स, मी और वैक्सेस, ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे मिल करके एक सेंटेंस बना है। कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल देखिए, मी आगे आएगा तो आई बनेगा। अब सेंटेंस आपका किस में है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, वैक्सेस। तो सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो आप देख पा रहे हैं कि आपको अब जो है सी और डी ऑप्शन को इग्नोर करना होगा, एलिमिनेट कर दिए आपने। सी और डी ऑप्शन, ए और बी बचा। अब आप कंफ्यूज हो गए बाय और एट में। तो सामान्य से प्रक्रिया है, आपको पता है कि जब भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाता है तो बाई के द्वारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। सामान्य सी प्रोसेस आपने जानते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ ऐसे निश्चित वर्ब आते हैं जो अपना एक फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलते हैं। जैसे उसमें से एक वर्ब है वैक्स, वैक्स हो गया, सरप्राइज हो गया, अमेज हो गया, अलार्म हो गया, ये सब के साथ हमेशा आप एट लगाते हैं बाई के स्थान पर। अब कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे ए ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे क्योंकि सामान्य प्रोसेस है आपको कि बाई से आप इसको चेंज कर देते हैं। लेकिन वैक्स हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है, अमेज हो गया, अलार्म हो गया, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ एट लगता है, बाई का यूज़ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। और कोई भी बच्चा बाई से कंफ्यूज अगर हो गए हों तो बिल्कुल ध्यान रखें, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलते हैं। जैसे इन
लेके चलता है कंटेन और इंटरेस्ट। जब भी सेंटेंस में कंटेन और इंटरेस्ट आए तो आपको बाई को जो है चेंज करके इन बना देना पड़ेगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द पुलिस मैन वर टेकिंग मी टू प्रिजन। बताइए इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पहला ऑप्शन, आई वॉज टेकन टू प्रिजन बाय द टू पुलिसमैन। दूसरा, आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाय टू पुलिसमैन। थर्ड है, आई वॉज टेकन बाय टू पुलिसमैन टू प्रिजन। थर्ड और डी है, आई वॉज टेकन टू पुलिसमैन टू प्रिजन। बताएं विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस। बताएंगे बिल्कुल, ध्यान से देखें, तनिक भी गलती ना हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि पास्ट बिल्कुल बी वाले बच्चे, बी ऑप्शन जिन बच्चों का करेक्ट आ रहा है वही बच्चे करेक्ट हैं। बाकी बच्चे ध्यान करें भूल कहाँ से हो रही है। ठीक है, देखिए द पुलिस मैन वर आ रहा है ना, तो आपको बस क्या कर देना पड़ता है, जब कॉन्टिन्यूअस हो तो वॉज वर प्लस बीइंग कर देना है। किस ऑप्शन में है आपको पता चल गया कि ऑप्शन बी में ही है, वॉज वर प्लस बीइंग। ए में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में तो बिल्कुल नहीं। ओके, तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, मी आई में बदल जाएगा, आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय टू पुलिसमैन। ओके, मुझे ले जाया जा रहा है 2 पुलिसमैन के द्वारा जेल में। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फियर एंड नियर का मीन्स क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन फॉर एवर, सेकेंड केयरफुल, थर्ड नॉट वर्किंग और डी एवरीवेयर। विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। फियर ऑफ एंड नियर, फियर एंड नियर का क्या मतलब है, यानी फियर मने डर और नियर मने आसपास। ठीक, अब आप अगर यही दिमाग में रखिए तो देखिए केयरफुल, फॉर एवर, नॉट वर्किंग नहीं आंसर होगा, एवरीवेयर यानी हमारे आस पास सब जगह। ओके, तो आप क्या करेंगे, एवरीवेयर मीन्स फियर एंड नियर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही बच्चों, डी ऑप्शन ज़्यादातर बच्चों का आंसर करेक्ट है। ओके, चलिएगा 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एट होम मी इन, एट होम इन अगर कहीं मिल जाए तो इसका क्या मतलब है। हाई बर्थ होता है या बैड कंप्रोमाइज होता है या एक्सपोर्ट होता है या एन इजी वे होता है। बताइए, एट होम इन आप कहते हो ना ये तो मेरे घर का काम है, इसका मतलब आप क्या कहते हो, मैं तो इसमें एक्सपोर्ट हूँ। अगर आपको आपके घर में लाइट बुझा दिया जाए और लाइट बुझा के आपके घर में आपको छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप जो है किसी एग्जैक्ट आपको कोई लोकेशन दे दिया जाए और बोला जाए वहाँ पहुँच जाओ, तो सामान्य सी प्रोसेस है कि आप अपने घर का कोना कोना जानते हैं तो आप आराम से पहुँच जाएंगे। बस यही बात आप अपने दिमाग में रखें, यू आर एक्सपोर्ट इन एनी फील्ड। ठीक है, तो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। एट होम इन मतलब एक्सपोर्ट। ओके, हाई बर्थ नहीं होगा, बैड कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा, इजी वे भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर। बहुत से बच्चे बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का करेक्ट है लगभग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट, एक ऐसा व्यक्ति जो हाई रेट पर, हाई इंटरेस्ट पर पैसे उधार देता है उसको गांव में महाजन कहा जाता है। शहर में तो बहुत कम ही मिलेंगे, अगर होंगे भी तो छिप छिपा कर के भी काम होता होगा, क्योंकि अभी नहीं होता ये सब काम, अब तो लोग बैंक चले जाते हैं। बाकी कई बार होता है कि आप अर्जेंट है, अशिक्षा है, तो ये सब कहीं कहीं हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी हैं। बट ध्यान रखिएगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या याद रखना है, बैंकक्रप्ट मतलब होता है दिवाला निकल जाना, और इंसॉल्वेंट मतलब भी दिवाला निकल जाना। जैसे अगर कोई भी इंसान जब कर्ज ले लेता है तो जब कर्ज को समय पर अदायगी नहीं कर पाता तो सरकार उसके जो है संपत्ति की नीलामी करती है, तो इसके लिए बैंकक्रप्ट वर्ड या इंसॉल्वेंट वर्ड बना हुआ है। अस्योरर इसका करेक्ट आंसर मतलब सूदखोर। ठीक है, सूदखोर मतलब होता है हाई रेट पर उधार देने वाला। ठीक है, मैटिन मतलब तो मॉर्निंग प्रेयर होता है, चर्च के मॉर्निंग प्रेयर को मैटिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर इन अ चर्च दैट इज कॉल्ड मैटिन।
ओके, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बच्चों। विथ स्पेलिंग आप इसको नोट करें क्योंकि स्पेलिंग्स भी एग्जाम में पूछता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिला जुला कर अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। वन हु बिलीव्स इन वन इज गॉड, बताइए। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचे मैं ही भगवान हूँ। हम सभी ने बचपन में बहुत सी कहानियाँ माइथोलॉजी में पढ़ी है ना, हिरण्यकश्यप की, हिरण्यक्ष की, या कंस की, रावण की, कुछ ऐसी कहानियाँ हम लोगों ने पढ़ी है जो माइथोलॉजी में है कि यह लोग अपने ईगो में समझते थे कि हम ही भगवान हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पहला मोनोथेइस्ट, दूसरा पॉलीथेइस्ट, तीसरा थियोमाइनिया और चौथा पैरोडी। बताइएगा। थियो मतलब गॉड और थेई मतलब भी गॉड। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं बट आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बस आप माइनिया दिमाग में रखेंगे। बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आंसर नंबर आ रहा है सी, थियोमाइनिया, वे बच्चे करेक्ट हैं। ठीक है, अब चलिए सबका सारे ऑप्शन को ध्यान देने का प्रयास करते हैं। मोनोथेइस्ट मतलब एकेश्वरवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स देयर इज वन गॉड। एकेश्वरवाद को मोनोथेइस्ट कहते हैं। पॉलीथेइस्ट मतलब बहुदेववादी प्रथा, है ना, देयर आर मेनी गॉड्स, तो यहाँ पर बहुदेववादी प्रथा। और थियोमाइनिया, माइनिया मतलब होता है ये मानसिक बीमारी या मानसिकता किसी चीज़ की घिर जाए। थियोमाइनिया मतलब मैं ही भगवान हूँ, इस ख्याल से कोई व्यक्ति जीता रहे। और पैरोडी मतलब होता है, पैरोडी मीन्स आप इसको लिख लें, फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड पैरोडी। फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड पैरोडी। ओके, तो चलिएगा हम लोगों का आंसर नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, बताइए। जब आप हाथी पर बैठते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, तो उसके पीठ पर एक रखा होता है ना, उस पर ही चढ़कर आप बैठते हैं या उसी में बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं, या हौदाह बोलते हैं, या एस्थेटे बोलते हैं, या बेल्फ्राई बोलते हैं? बताइए। हाथी पर बैठे होंगे बहुत से बच्चे अपने बीच के, बताइए क्या होगा हाथी की सवारी? ये आप देखते हो हाथी पर बैठे होते हैं, है ना, हाथी को चलाने वाले जो होते हैं वो किस पर बैठते हैं? पहला ऑप्शन एनाटॉमी, तो एनाटॉमी आप जानते हैं ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको नोट करते रहें बच्चों, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये नहीं होगा आंसर। बी पे चलें तो बी ही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल, उसको हौदा बोलते हैं। ओके, हौदा। और सी ऑप्शन जो है एस्थेटे, इसका मतलब होता है पर्सन हु लव्स नेचर, प्रकृति को प्रेम करने वाला। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स नेचर, ये आपका हो जाएगा एस्थेटे। और बेल्फ्री क्या होता है उसको याद रख ले, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स आर हैंग, मतलब चर्च का वो हिस्सा जहाँ पर घंटियाँ टांगी होती हैं, दैट इज कॉल्ड बेल्फ्री या बेल्फ्राई। बेल मतलब होता है ये ना घंटी, बस आप ऐसे भी दिमाग में बना सकते हैं, ऑफ अ चर्च। ठीक है, इन विच बेल्स आर हंग, ओके, दैट इज कॉल्ड बेल्फ्राई। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 तो चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली, इसको आप किस में चेंज करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में। ओके, बहुत आसान सा है, आगे बढ़ जाएं, ऑप्शन से देखें। ही सक्सीडेड एंड हिज, बस आपको बताए हैं ना बच्चों, एंड हो, बट हो, बोथ हो, एंड हो, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर आर अदरवाइज, स्टिल, हाउ एवर, सो, देयर फोर, ये सब हो तो आप इसको कंपाउंड समझते हैं। तो यही आपने देख लिया, इसमें है ये नहीं होगा, बट नहीं होगा, और डी वाले में कोई कंजक्शन यूज़ नहीं हुआ, यह भी नहीं होगा। बी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑल दो मतलब यद्यपि की, तो ऑल दो के साथ यट का प्रयोग होता है, दो के साथ यट का प्रयोग होता है, यही अपना करेक्ट आंसर है। देखिए, वह अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस हो गई ना, यानी कि आपने सोचा ही नहीं था बट वो सफल हो गया ही है, तो हो गया।
तो आप क्या कहोगे कि ही सक्सीडेड ऑल दो, वह सफल हो गया यद्यपि कि उसकी सफलता की उम्मीद नहीं थी। तो मीनिंग नहीं चेंज करना है, बट आपको अपने स्ट्रक्चर को चेंज आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर आपने कंपाउंड नहीं पूछा था, कंपाउंड पूछता तो आपको कंजक्शन से देखते कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बी वाले बच्चे बिल्कुल, बहुत से बच्चों का करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। द शिप विल लीव एज सुन एज द मेल्स अराइव। बताइए, शिप जो है तभी निकलेगी जैसे जैसे ही मेल आएगा तैसे निकल जाएगी, कहते हैं ना ज्यों ही त्यों ही जैसे तैसे। तो आपको इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस बराबर एक सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब। तो बताइए, एज द शिप विल लीव द मेल्स अराइव, ये तो दो अलग अलग क्लॉज हो गए हैं ना, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं होगा। द शिप विल लीव व्हेन द मेल्स अराइव, ये भी देखिए दो अलग अलग सब्जेक्ट, दो अलग अलग क्लॉज हैं, ये भी नहीं होगा। ऑन द अराइवल ऑफ द मेल्स द शिप विल लीव, मतलब मेल के पहुंचने पर शिप निकलेगी। तो यही आपका सी आंसर करेक्ट है। ज़्यादातर बच्चों का सी आंसर करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही बच्चों। देखिए ये भी इनकरेक्ट, आफ्टर द मेल्स अराइव, ये भी दो अलग अलग क्लॉज हो गए हैं, और सिंपल सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉज नहीं होते हैं, ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा है? सी आंसर इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। लेजिटिमेट मीन्स, लेजिटिमेट मीन्स पहला वैलिड, दूसरा करेक्ट, तीसरा राइटफुल और चौथा पोजेसिव। बताइए, आप बोलते हो ना जायज और नाजायज, अगर इललेजिटिमेट बोले, ठीक है, इललेजिटिमेट तो मतलब नाजायज यानी इलीगल, तो लेजिटिमेट बोला है, लेजिटिमेट आपका वैलिड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो लेजिटिमेट मीन्स वैलिड, और करेक्ट राइटफुल और पोजेसिव नहीं होगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। बोथ राम एंड श्याम ए स्लैश वर नॉट प्रेजेंट, बी स्लैश इन द क्लासरूम, सी स्लैश नो एरर, डी। आपको बताना होगा यहाँ पर इसमें कौन से पार्ट में एरर है। राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, तो आपको आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा। राम एंड श्याम प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, नॉट प्रेजेंट भी सब सही है, इन द क्लासरूम में भी से, यानी कि बिल्कुल डी आंसर करेक्ट है। दिस क्वेश्चन हैज़ नो एरर। ओके, डी ऑप्शन नो एरर इसमें होगा, कोई एरर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। टिक द करेक्ट एक्सप्रेशन, कौन सा करेक्ट है? ये एक जो है पूरा प्रोवर्ब है, आइडियमिक एक्सप्रेशन की तरह। जैसे आप कहते नहीं है मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, ऐसे सेंटेंस के लिए इंग्लिश में बना है। फटाफट आंसर करें। आई एम फेड अप विथ यू, ठीक है, आई एम फेड अप विद यू। जब आप ऐसे बोलते हो तो यही पूरा स्टेटमेंट का मतलब हो गया, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो आई एम फेड अप विद यू किस ऑप्शन में कंप्लीट है? तो पूरा बी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, आई एम फेड अप विद यू। ये फेड अप विद यू ये कंप्लीट करने को फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि डबल प्रीपोजिशन कहाँ से आ गया। ओके, आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन, तो अब अक्यूज्ड के साथ आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? ए ऑप्शन अबाउट, दूसरा फॉर, तीसरा ऑफ, चौथा इन। बताइए कौन सा लगाएंगे? चार्ज ऑफ, गिल्ट ऑफ, ठीक है, मर्डर ऑफ, अक्यूज ऑफ, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। अक्यूज के साथ ऑफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड हिज सर्विसेज देन एंड देयर। बताइए क्या करेक्ट करेंगे? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें, कौन सा करेक्ट करेंगे? बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर इफ़ आई वर यू आप करेंगे, यदि मैं तुम होता। इमेजिनेशन है ना, तो ए ऑप्शन में एरर है, ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट। पहला, द डेड बॉडी वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर, शी वॉज वर्किंग एट हर डेस्क, राइट योर आंसर विद इंक, वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? तो इन द रिवर तैर रही है, सही है। एट हर डेस्क ये भी सही है। विद इंक नहीं सही है, बिल्कुल इन इंक होता है। ओके, इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा है कई कई बार। और बाई और वॉच तो आपको बताया ही गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर मनी। ऑप्शन बी, कंपेयर्ड माई बिलव्ड्स फेस टू द मून। सी है, आई टुक लीव ऑफ माई बिलव्ड। और डी है, माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? देखिए, ये पहला वाला अगर आप देखें तो आस्क फॉर जो है इसका मतलब होता है मांगना। ओके, मांगना, आस्क फॉर। तो मेरे मित्र ने मुझसे पैसे मांगे, ये तो करेक्ट है। बी ऑप्शन देखें, विलव्ड, विलव्ड्स फेस एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, टू द मून, ये भी सही है। ओके, आई टुक लीव ऑफ माई बिलव्ड, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर भी करेक्ट है। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑन माई सक्सेस होता है, मैंने आपको बार बार ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। ऑन माई सक्सेस, ना कि फॉर माई सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट करेक्ट। फिर से मिल गया वही। लेट मी नो इफ़ यू लव मी, when the class is over we go to play in the field, do you consider me an honest man, या the English is spoken all over the world। which option is not correct, बताइए चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए, लेट मी नो, मुझे जानने दो, ये तुम मुझे प्रेम करते हो, ये तो सही है। व्हेन द क्लास इज ओवर, जब क्लास ओवर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, खेलने जाएंगे, ये भी सही है। फिर देखिए, डू यू कंसीडर मी एन ऑनेस्ट मैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, क्या तुम मुझे ईमानदार आदमी के रूप में स्वीकार करते हो। फिर डी है, द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे द वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा के पहले, लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग देश के पहले जब हो तो इसका मतलब हो जाता है इंग्लैंड के लोग। ओके, उस देश के लोग, तो द इंग्लिश नहीं, इंग्लिश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर, क्या कंप्लीट करेंगे आप? द ओल्ड थिएटर को आगे लाएंगे, आर है तो बीइंग कर देंगे, बस आपको मिल ही गया होगा आंसर। पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, दूसरा ही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी डी भी नहीं होगा, तनिक भी कंफ्यूज ना हो, देख लें आप। इज एम आर हो, वॉज वर हो, तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया। ओके, चलिएगा। ए में देखिए पास्ट है, प्रेजेंट का पास्ट नहीं बनाएंगे, ये तो नरेशन में जाता है। और इज तो है बट बीइंग नहीं है, सी में डी भी आंसर नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू, यू इसके बाद करा टू सी हर, बताइए विल गो, गो, वेंट या डिड गो, बताएं क्या करेक्ट करेंगे आप। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर, तो एक रूल याद कर लें आप, यदि बिफोर सेंटेंस में आया हुआ है तो बिफोर के पहले यदि फ्यूचर है, ओके, तो बिफोर के बाद हमेशा प्रेजेंट होता है, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत से बच्चों का करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल भाई आप करेक्ट हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर बी जो 20 का बी, बिफोर यू गो टू सी हर, ये करेक्ट होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। शी टुक डिनर, इसके बाद कह रहा हैड गॉन, यहाँ पर क्या करेंगे, बिफोर हैड गॉन करें, बट हैड गॉन करें, या आफ्टर दे हैड गॉन करें, या टिल दे हैड गॉन करें, व्हाट यू विल डू, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक रूल ध्यान रखना होगा कि यदि आफ्टर बीच में आया तो आफ्टर के बाद
पास्ट परफेक्ट, याद रखें पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो और उल्टा हो जाए अगर, यानी बिफोर आ जाए तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट लगता है। नोट करें, एग्ज़ाम में पूछता है पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर करेक्ट करना पड़ेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22, आई शैल हैव कम। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है कंप्लीट करना, बिफोर सी स्लीप्स, बिफोर सी स्लीप्स, या बिफोर आफ्टर शी विल स्लीप, या नन ऑफ द अबव। क्या करेंगे आंसर, चले आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा करेक्ट करेंगे आप। अभी आपको बताया गया ना, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। जब भी आप समझ लें तभी आप समझें कि मेरा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, बस क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक ना, सी स्लीप्स। ओके, बहुत ही बढ़िया, आप लोग बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, बस ऐसे ही बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब की बार 23 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग है स्टफ क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर्स, या नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बताइए। स्टाफ क्वार्टर्स सीधे लिखना है ना, सीधे आप स्टाफ को क्या लिखेंगे, STAFF लिखेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्वार्टर्स में क्वार्टर होता है, ठीक है, बस यही आप दिमाग में रखें, आपने कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वार्टर्स लिखें तो QUARTERS, क्वार्टर्स। अब किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, स्टाफ क्वार्टर्स। बी में क्वार्टर लिखा है, आर नहीं लिखा है, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हालांकि क्वार्टर आप बोलते हो बट क्वार्टर लिखा जाता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ भी इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। सबसिस्टेंस की स्पेलिंग SUBSISTENC, सबसिस्टेंस होता है, इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है जीवन निर्वाह करना। ओके, तो ये करेक्ट था, इनकरेक्ट ढूंढना है। मिस मेराइज देख लें, MIS, इसका करेक्ट स्पेलिंग नहीं होता, बिल्कुल गलत है ये, MES होता है, MES, और MERISE, मेसमेराइज होता है। ओके, तो यहाँ पे यही अपना करेक्ट आंसर जो है, यही इसका ऑप्शन नंबर बी ही इनकरेक्ट है। एंड मिसमेराइज का मतलब अगर आप लिखें तो झूम उठना, खुशी से झूम उठना, और एनामुलस का मतलब होता है नियम विरुद्ध, ये करेक्ट है, तो एनोमैलस, ठीक है, एनोमिलस, तो ये आपका ये करेक्ट है, और 9th तो करेक्ट ही है। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, 25 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप अपने स्कोर बताएं। व्हाट डज सो क्वार्टर पॉज देन इंडिकेटेड बाई कॉमा। ऑप्शन मिल रहा है कॉमा, ऑप्शन बी फुल स्टॉप, ऑप्शन सी हाइफन, और डी सेमी कॉलन। कौन सा करेक्ट करेंगे, कि आप क्या करते हैं कि कौन सा जो है, जब भी मतलब आप छोटा सा पॉज लगाते हैं तो क्या करते हैं, कॉमा से या फुल स्टॉप से कि सेमी कॉलन से, तो आपको पता है ना कि सेमी कॉलन इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि ग्रेटर पॉज, ओके, छोटा हो तो कॉमा, बड़ा हो तो सेमी कॉलन, ये आपका बाकी इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें, क्लासेस को एंजॉय करें, अपने सुझाव ज़रूर से ज़रूर भेजें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स अ लॉट।